आपदा, वो वाकई केजरीवाल के लिए आपदा ऐसा शब्द चिपका दिया है। जिस तरह से आप आपदा बन गई है ये किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी गर्मी पैदा की है, जिस पानी को एक ही गिलास पी पाए थे 2019 में और एक ही गिलास पी पाए हैं 2024 में। एक ही दिन में तमाम नैरेटिव की रेवड़ी बना दी। 20 सीट तो दिल्ली में हार रहे हैं, ये तो अरविंद केजरीवाल स्वीकार कर रहे हैं। शरद पवार से ज्यादा ओवररेटेड नेता मुझे आज तक कोई भारतीय राजनीति में लगा नहीं। ओवरऑल कहें तो देवा भाऊ का जलवा चल रहा है। नीतीश कुमार 15% वोटों के साथ में पूरा अपने साथ वो कैरी कर कर लेके जाते हैं। नीतीश जी की भूमिका मुझे लगता है कि अब बदल चुकी है और उस बदली भूमिका को वो भी समझ। राजकुमार का एक डायलॉग था ना कि जिनके घर शीशे के हों वो पत्थर नहीं फेंकते दूसरों के ऊपर। सोनिया जी, आपके पुत्र में राजनीतिक क्षमता नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ राजकिशोर। नमस्कार, मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी। राज की बात हर्ष के साथ के इस अंक में दिल्ली में चिलचिलाती, वैसे गर्मी सुना होगा लेकिन यहाँ पर चिलचिलाती या हाड़ कपा देने वाली इस समय सर्दी पड़ रही है, खूब कोहरा भी पड़ रहा है। लेकिन इसके बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी गर्मी पैदा की है अपनी एक रैली के बाद से, कहते हैं ना 100 सुनार की एक लोहार की। रोज अरविंद केजरीवाल नैरेटिव सेट करते चले जा रहे थे, एक ही दिन में तमाम नैरेटिव की रेवड़ी बना दी नरेंद्र मोदी ने। और उसके बाद केजरीवाल ने क्या किया उस पर चर्चा होगी। जाएंगे महाराष्ट्र में भी। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को, अब देवा भाऊ को शिवसेना वाले, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, वो भी पसंद करने लग गई है। उनका भी प्रेम जागृत हो चुका है। पवार साहब बड़े वाले, वही जो हर्षवर्धन कहते हैं ना कि 5 सांसदों वाले 3 जिलों वाले शरद पवार, वो भी जो है अब दिल्ली के चक्कर लगाने लग गए हैं। और इसके साथ ही बिहार में पिता पुत्र में कुछ चल रहा है क्या, और इसके साथ में पप्पू और पीके, इनके बीच का संवाद। लेकिन आखिर में छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से एक पत्रकार की हत्या एक कांग्रेस पोषित ठेकेदार ने करवाई, उस पर भी जरूर चर्चा होगी। लेकिन हर्षवर्धन, जो दिल्ली में हुआ है, मुझे लगता है कि वो अपने आप में इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिसको कहते हैं कि आपदा, वो वाकई केजरीवाल के लिए आपदा ऐसा शब्द चिपका दिया है कि इस बार छुटाया नहीं छूट रहा है। वो कुछ भी कर रहे हो लेकिन छुटाया छूट नहीं रहा। रोज लगातार नैरेटिव वो सेट कर रहे थे, पर ये चपक गया तबीयत से। नहीं, देखिए, चिपक तो पहले से गया था। नरेंद्र मोदी ने उसको और पुख्ता कर दिया। और विशेष करके जो कट्टर बेईमान शब्द का उपयोग उन्होंने किया, जिस तरह से आप आपदा बन गई है ये किया। और कई बार होता है ना कि कहा जाता है कि भाई ठीक है, आपदा आएगी, सब कुछ तहस नहीं करेगी तो उसके बाद कुछ पुनर्निर्माण होगा। तो एक उस संदर्भ में भी आप अगर देखें तो नरेंद्र मोदी ये भी बात कह रहे हैं कि आपदा आ गई, अब पुनर्निर्माण का समय है। ये जो नरेंद्र मोदी की राजनीति है कि वो कहते हैं कि भाई हम विकास की राजनीति, लोगों को एम्पावर करने की राजनीति, जो 1675 फ्लैट उन्होंने दिए, तो उसकी बात वो करते हैं। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि भाई हम तो पैसा बांट रहे हैं, हम तो बिजली फ्री दे रहे हैं, हम तो पानी फ्री दे रहे हैं। अब ये अलग बात है कि वो पानी वो फ्री दे रहे हैं जिस पानी को एक ही गिलास पी पाए थे 2019 में और एक ही गिलास पी पाए हैं 2024 में। तो सवाल यहाँ ये भी है कि क्या अरविंद केजरीवाल की जो जिसको कहते हैं ना पोल खुलने लगी है क्या, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा क्या है इसमें हर्षवर्धन जी, पानी की बात की, बस आप अपनी बात पूरी करें। ये 13 आरओ फिर क्यों शीश महल में लगाए थे? अगर पानी इतना साफ आ रहा है तो 13 आरओ लगे थे, वो भी लिस्ट में थे। अब आप क्या चाह रहे हैं कि वो जहरीला पानी पी के और अस्पताल में भर्ती हो जाएं? फिर पता चला कि मोहल्ला क्लिनिक भी काम नहीं करेगी, फिर मुश्किल हो जाएगी। आयुष्मान भारत योजना यहाँ काम करती नहीं तो क्या करेंगे आप? हाँ, वो भी नहीं है। मतलब कोई तो चीज, और किसानों की श्रेणी नहीं रखी उन्होंने। उनके वो हैं, उनके बुजुर्ग माता पिता हैं और यहाँ कोई योजना काम नहीं करती। नरेंद्र मोदी ने यह भी साफ साफ बताया कि जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, और उन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि ठीक है, ये भी उन्होंने भी एक योजना लॉन्च कर दी है। लेकिन मान लीजिए कोई बुजुर्ग है, अगर देश के दूसरे हिस्से में जाएगा, या कोई सामान्य व्यक्ति है, आयुष्मान भारत, आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, तो दूसरे हिस्से में भी जाएगा तो उसका इलाज हो जाएगा। लेकिन दिल्ली सरकार वाली योजना पे तो इलाज नहीं होगा। तो पानी का तो ये हाल है कि पानी में वीरेंद्र सचदेवा नहाने चले गए थे यमुना वाले में, तो बेचारे अस्पताल में भर्ती हो गए। बिल्कुल। तो अब लेकिन क्या है कि पानी गंदा हो, पानी आरओ से फिल्टर हो, पानी में थोड़ी मात्रा कम ज्यादा हो, टीडीएस लेवल, लेकिन नेताओं का पानी कब उतर जाता है, कब चढ़ जाता है, समझ में नहीं आता है। रहीमदास जी कही गए ना, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ तो कुल मिला के जो है मनुष्य का पानी उतरा हुआ है। और केजरीवाल की जो थेथरई वाली पॉलिटिक्स है, मैं बार बार कहता हूँ, थिएट्रिक्स, आप जरा देखिए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर बात कर रहे हैं तो वो क्या कह रहे हैं कि एक हाथ में डिलीवरी दे रहे हैं,
मकान दे रहे हैं, वो एक पूरा रोड मैप बता रहे हैं कैसे यहाँ पर सड़कें पूरे दिल्ली को चारों तरफ से जोड़ देंगी। तमाम कॉरिडोर्स की बात कर रहे हैं, तमाम जो है अंदर से जो है अंडरपास की बात कर रहे हैं, और ये क्या कह रहे हैं कि कितने का जो है लोक कल्याण मार्ग बना लिया गया। अच्छा, लोक कल्याण मार्ग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बना लिया कि राजीव गांधी ने बनवाया था? और मैं आपको बताऊं हर्षवर्धन, मैं तो लगातार डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय से लेकर उस पर जाता रहा हूं। आज से 3-4 साल पहले तक तो सोफे और जो पर्दे तक नहीं बदले हुए थे, पेंटिंग्स तक नहीं बदली हुई थी। 7-8 साल हो चुके थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो वो व्यक्ति शीश महल जिसने बनाया हो, और मैं एक बात और कहता हूँ ना कि कुल मिला के एक वक्त फिल्म बहुत पुरानी थी, हम लोग शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे, तो राजकुमार का एक डायलॉग था ना कि जिनके घर शीशे के हों वो पत्थर नहीं फेंकते दूसरों के ऊपर। लेकिन जिसने शीश महल बना लिया वो अब भी पत्थर फेंकने पे लगा हुआ है। उसको समझ में नहीं आ रहा कि सारे पत्थर उछलकर इतना बड़ा शीश महल तो किसी का दिल्ली में है ही नहीं, सब उसके ऊपर जा रहे हैं। और इसके बाद भी वो कट्टर बेईमान वाला शब्द भी बड़ा तगड़ा गया है हर्षवर्धन। नहीं, और अगर उसको ध्यान से देखें तो नरेंद्र मोदी ने एक तरह से दिल्ली मॉडल की कलई खोल दी है, जिसको कहते हैं ना, पूरी तरह से कलई उतर गई है, पोल खुल गई है, और अरविंद केजरीवाल के पास उसका कोई जवाब नहीं। अगर इनका कोई दिल्ली मॉडल होता, अगर सचमुच शिक्षा स्वास्थ्य का मॉडल इतना जबरदस्त होता, तो चुनाव के ठीक पहले संजीवनी योजना, महिला सम्मान योजना, ये सब लागू करने का ऐलान न करना पड़ता। अगर लागू कर देते तो भी ठीक था, ऐलान करना पड़ा। फिर पुजारी ग्रंथी योजना पर जब चले गए तो इससे साफ साबित हो गया कि जिन अरविंद केजरीवाल की नानी जी कहा करती थी कि जिस मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया जाए वहां राम हमारे रहने नहीं आएंगे, वो सेकुलरिज्म की बात करते थे, तो वो अब क्या होगा? जो मनीष सिसोदिया कहा करते थे क्यों नहीं विश्वविद्यालय हम बनाते हैं, मंदिर के लिए क्यों लड़ रहे हैं, अब वो राम को याद कर रहे हैं, अब वो हनुमान को याद कर रहे हैं। और फिर मैं कह रहा हूं, जब तक सत्ता रही तब तक इमाम, मौलवी, मुअज्जिज ये सब याद आए, जब सत्ता जाने की नौबत आई तो पुजारी ग्रंथी आ रहे हैं। और वैसे भी कहते हैं ना, मतलब उसको किसी व्यक्ति के लिए नहीं, राजनीतिक तौर पर अंत समय में तो भगवान ही याद आते हैं। हाँ, नहीं, और तो और जाने दीजिए, तो पॉलिटिकल एंडिंग जब हो रही है, बिल्कुल वो समझ रहा है। और एक बात और हर्षवर्धन, जो विश्वविद्यालय बनाने की बात कर रहे थे वो विश्वविद्यालय बनवाने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, बिल्कुल, है ना। वो कैंपस का विस्तार वो करने जा रहे हैं। आप सोचिए कि 70 के दशक में कुछ हुआ था या फिर 95 में आखिरी बिल्डिंग बनी थी, तब से दिल्ली विश्वविद्यालय में कोई काम ही नहीं हुआ। साउथ कैंपस का निर्माण हुआ था, उसके बाद से कहीं कोई नया कैंपस नहीं बनाया गया। उसकी चर्चा नरेंद्र मोदी अब कर रहे हैं, और डबल इंजन की सरकार की वकालत भी इसीलिए हो रही है क्योंकि आपके काम रुके नहीं यहाँ पर। और मुझे लगता है कि हर्षवर्धन, यहाँ पे संदीप दीक्षित ने जिस तरीके से जो आंकड़े रखे थे कुछ दिन पहले, और तथ्यवार तर्कपरक तरीके से एक एक चीज की जो कलई खोली उन्होंने अरविंद केजरीवाल की सियासत की, उनकी घोषणाओं की, उनकी योजनाओं की, उसका भी जवाब नहीं। अब जो सवाल उठाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसका भी जवाब नहीं। अब सवाल ये है कि हमेशा आप सवाल ही उठाते रहेंगे, और पत्रकार बन जाओ ना। ठीक बात। कुल मिला के यही कर लो, पत्रकारिता कर लो। तमाम पत्रकारों को आपने जो है अपने मतलब जो है उस पर रख लिया है, पेरोल पे, जिनके साथ आप काम कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो पत्रकारिता एजेंडे वाली करनी तो वो कर सकते हो, लेकिन अब लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं, जवाब मांगेंगे। क्योंकि सच बात तो ये कि ना यहाँ हवा साफ, ना पानी साफ, और सड़कों में तो गड्ढे या गड्ढों में सड़क। ये जो अटल बिहारी वाजपेयी की जो लोकोक्ति थी, जो उस समय कही जाती थी, वो दिल्ली में पूरी तरीके से अक्षरशः साबित हो रही, और शीला दीक्षित के कार्यकाल को लोग याद कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। और देखिए, सच बात तो यही है ना कि इस दिल्ली में अगर सड़कों और फ्लाईओवर्स का जाल बिछा, इस दिल्ली में मेट्रो का काम तेजी से हुआ तो वो शीला जी के समय में हुआ। फिर सवाल यही है कि ऐसी सरकार कोई चुने क्यों जो काम ही नहीं कर सकती। वो बार बार कह रहे हैं कि संविधान दिल्ली का ऐसा है कि यहाँ 2 सरकार होती है इसलिए हम काम नहीं कर पाते हैं। अगर आप काम नहीं कर पाते हैं तो आपको क्यों इतनी सीटें दें। और मैं आपको एक मतलब ये जानकारी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लोग जो अब कह रहे हैं वो कह रहे हैं नहीं सरकार तो हमारी बनेगी, लेकिन वो भी अब ये कहने लगे हैं कि कहीं ऐसा ना हो आंकड़ा 40 के नीचे आ जाए। उनको डर अब इस बात का है कि कहीं 40 के नीचे अगर आ गया तो हमारा संकट बड़ा हो जाएगा। तो वो ये चाहते हैं कि आंकड़ा कहीं 40 से 50 के बीच में रहे। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि 50 के ऊपर वाली यानी 20 सीट कम से कम वहां हार रहे हैं दिल्ली में, ये तो वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। यानी कम से कम 20 सीट तो दिल्ली में हार रहे हैं, ये तो अरविंद केजरीवाल स्वीकार कर रहे हैं। तो एक चीज तो इससे साफ हो गई ना कि जिस लड़ाई की हम लोग बात कर रहे थे, क्या दिल्ली में कोई लड़ाई नहीं है, भाजपा तो कुछ काम ही नहीं कर रही, तो अब लगता है कि जो 2 साल से अमित शाह कह रहे थे कि हम रणनीति बना रहे हैं, हम सब काम कर रहे हैं, वो दिखने लगा है। दूसरा, सूची आई, शनिवार को सूची जारी की भारतीय जनता पार्टी ने।
कांग्रेस ने पहले ही अलका लांबा को कालका जी, संदीप दीक्षित को नई दिल्ली में तैनात कर दिया। अब भारतीय जनता पार्टी ने भी नई दिल्ली में परवेश वर्मा, बिना घोषित हुए ही परवेश वर्मा के घर के बाहर वो आम आदमी पार्टी की महिलाएं धरना प्रदर्शन कर रही थी और परवेश वर्मा कह रहे हैं भाई हम देंगे पैसा, तुम वादा कर रहे हो हमारे पास जो घर का है हम सब दे देंगे, एनजीओ के जरिए दे देंगे। तो कुल मिला के कालका जी और नई दिल्ली, कालका जी में भी देखिए त्रिकोणीय हो गया, आतिशी, अलका लांबा और रमेश बिधूड़ी। तो कुल मिला के एक तरह से देखें जो लड़ाई है वो बड़ी जबरदस्त दिख रही है। टिकटों का बंटवारा दोनों ही पार्टियां, यानी आम आदमी पार्टी तो सत्ता में है, उसको छोड़ दें, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सलीके से किया है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लगातार देखिए इसी शो में हम लोग बात करें तो खासतौर से मैं ये बात कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ रही परिदृश्य में, आखिर कौन सी रणनीति चल रही है। लेकिन वो समझ में आया कि मैन टू मैन मार्किंग, पहले नीचे तक लोगों तक पहुंचना और उसके बाद प्रत्याशियों की सूची जारी करना। और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से एक ही रैली से एजेंडा पूरी तरीके से वो कर दिया है, आगे सेट कर दिया, एजेंडा सेट कर दिया है। और अरविंद केजरीवाल अब लगातार इधर उधर किसी एक मुद्दे पर स्टिक नहीं कर पा रहे हैं, चिपक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि लगातार आप कोशिश करते रहो, शायद पता नहीं कौन सी कटिया भिड़ जाए, कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई पड़ा। और जो बात हर्षवर्धन कह रहे थे ना, इसको ध्यान से सुनिए, जब उनको लग रहा है कि हाँ हम सरकार तो बना लेंगे, तो सरकार बना लेंगे का मतलब यह कि हम नीचे गिर रहे हैं, लेकिन जब कोई गिरता है ना तो उसको नहीं पता होता कि वो गहराई कितनी है। वो बिल्कुल जब नीचे पहुंच जाता है तब पता चलता है, क्योंकि 206 से अगर कांग्रेस 44 पे आ सकती है और भारतीय जनता पार्टी इसी दिल्ली में एकदम से 3 सीटों पे आ सकती है, तो इसके मायने दिल्ली की जनता जब देती है, छप्पर फाड़ के देती है और लेती है, तो कहते हैं ना कि वो बिल्कुल बिल्कुल खरोच के भी ले लेती है। ये भी समझने वाली बात है। नहीं, और देखिए एक चीज तो तय है ना, कब तक कांग्रेस पार्टी अपनी कीमत पर दूसरी पार्टियों को खड़ा करती रहेगी कि हमें भाजपा से लड़ना है। ठीक है, नरेंद्र मोदी उनके दुश्मन हैं, लेकिन अब नरेंद्र मोदी तो 29 में बात होगी ना, उसके बीच के चुनाव में वो दूसरी पार्टियों को क्यों मौका देंगे। और जिस तरह से संदीप दीक्षित बात कर रहे हैं, संदीप दीक्षित ने कहा, मुझको सुनते हुए पीड़ा भी हुई कि अरविंद केजरीवाल ने ये तक कह दिया था कि शीला दीक्षित के घर में 12 एसी लगे हैं तो वो अय्याशी कर रही। अब शीला दीक्षित जैसी महिला के लिए कोई अय्याशी शब्द का इस्तेमाल करे, ये संदीप दीक्षित ने कहा, बड़ी पीड़ा हुई मुझे सुनकर। उन्होंने कहा भाई जो कमरे होते हैं, बड़े कमरे होते हैं, अगर 7-8 कमरे हैं उसमें 10-12 एसी लगे हैं तो ये कोई बहुत ऐसी बात नहीं है। और अच्छा सच भी है, हम लोग भी अगर देखें तो जो सरकारी घर होते हैं उनमें हॉल है तो उसमें 2-3-4 एसी लगे ही होते हैं। अब लेकिन उस सब से हटाइए, अभी आपने कितने आरओ बताए? 13 आरओ लगे, 13 आरओ बताया आपने। और आरओ छोड़िए ना, वो मतलब वो तो सुनते हो बोलते हो थोड़ा हंसी भी आती है, हम लोगों को भी कभी कभी लगता तो है कि भाई ठंडी में अगर ये हमारी जैसी सीट नहीं, हॉट सीट, सुबह अगर गर्म पानी का प्रबंध हो जाए तो नहाने में तो हो जाता है, लेकिन धोने में नहीं हो पाता है। वहां धोने के लिए भी कुछ टोटो टाइप की व्यवस्था है, कुछ ऐसा ही था, हम भी सुने नहीं थे, पहली बार जाने, अब भी नहीं जानते हैं, अभी देखा नहीं हमने, तो बटन से गर्म ठंडा थोड़ा सा नहीं। केजरीवाल जी 2 का ज्ञान बढ़ा रहे, पढ़े लिखे आदमी ना, इंजीनियर है, तो आपका जो अज्ञानता है, जो दिल्ली के तमाम लोग तो जो है झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग थे। नहीं, ईश्वर करे कि अरविंद जी की बढ़ाई अज्ञानता से ज्ञान की ओर जो ले जा रहे हैं वो दिल्ली वालों की तरफ भी चली जाए। हाँ नहीं, लेकिन वो सिर्फ दिल्ली वाले जान जाए ना भाई कि ज्ञान पानी देंगे, दिया ना हवा दिया ना यमुना साफ किया ना कूड़े का पहाड़ साफ किया न ट्रैफिक ठीक करने के लिए कुछ किया, न सड़क ठीक किया, नई बिल्डिंग बनाई, न नया अस्पताल बनाया, न नया स्कूल बनाया, तो किया क्या? आप सोचिए ना, और तो और जाने दीजिए, यमुना की सफाई के लिए केंद्र सरकार ने 2017 में 1700 कुछ करोड़ रुपए दिए थे। 15% उसमें योगदान देना था अरविंद केजरीवाल की सरकार को, वो नहीं कर पाई। 23 में वो सीवेज प्लांट जो बन के तैयार होने थे, बन जाने चाहिए थे, वो भी नहीं किए गए। आप सोचिए, जो बात कह रहे हैं ना हर्षवर्धन की, यहाँ पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोई भी योजना अमल में नहीं लाई जा सकती, और तो और सड़कों को लेकर भी यही स्थिति। अब आप सोचिए कि वो शीला दीक्षित जब अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ पर प्रधानमंत्री थे और सीएनजी को लेकर किस तरीके से वो सुप्रीम कोर्ट से लड़ गई थी, और दिल्ली की जनता के लिए कोई परेशानी ना हो ये कोशिश की उन्होंने कम से कम। और जो आप कह रहे हैं ना एसी वाली बात, वो शीला दीक्षित का वो मकान जिसमें इनको नींद नहीं आ रही थी अरविंद केजरीवाल को, वो छोटा लगने लग गया, वो उनके डिप्टी सीएम को दिया गया, वो मनीष सिसोदिया को दिया गया, वो नंबर 2 को दिया गया, उनके लिए वो 2M दर्जे का मकान हो गया, जो खुद कह रहे थे कि हे भगवान, मैं तो सोच भी नहीं पाता हूं, मुझे नींद नहीं आती है, मेरा खाना नहीं पचता है, कि 13 एसी लगे, उनके बाथरूम तक में एसी लगा हुआ है। बाथरूम में तो एसी पता नहीं, लेकिन हाँ वातानुकूलन संयंत्र जो है सीट पे जरूर लगवाया था उन्होंने।
नहीं नहीं, और मतलब सचमुच ये थोड़ा कल्पना से परे हो जाता है जब कोई व्यक्ति अपने को आम आदमी कहकर आता है, जो जो बातें उन्होंने कही, और उसके बाद भी लोग कहते हैं कि अरे नहीं ठीक है भाई 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, फलाना फ्री दे रहे हैं। अब मैं चूंकि पिछले 2-3 दिनों में अलग अलग टैक्सीज पे बैठते हैं तो टैक्सी ड्राइवर दिल्ली के बहुत कुछ बताते हैं। तो एक ने बताया, उसने कहा कि भैया देख लीजिए वर्ल्ड क्लास शहर बनाए हैं, वो मालवीय नगर विधानसभा में था उसे, तो उन्होंने कहा देख लीजिए गड्ढे में खड़खड़ करते हुए जा रहे हैं, यही वर्ल्ड क्लास शहर है। एक दूसरे टैक्सी ड्राइवर से संयोग से बात हुई, उसने कहा कि देखिए कुछ भी हो जीत तो केजरीवाल ही रहे हैं, और वो जो 200 यूनिट बिजली है कहे कि गर्मी में तो नहीं आता है लेकिन सर्दियों में तो फ्री हो जाता है, लेकिन जीरो बिल। तो वो बताया, और उनका पानी का जहां तक है तो पानी पहले भी ऐसे आता था, आज भी ऐसे ही आता है, तो उसमें क्या गंदा आ रहा है बुरा आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अब बस फर्क ये पड़ा है कि भाजपा कैंपेन जबरदस्त कर रही है, कांग्रेस कैंपेन जबरदस्त कर रही है। और जो मैं बार बार कहता हूं, फिर से कह रहा हूं, हालांकि मुझे कांग्रेस के नेता आश्वस्त कर रहे हैं कि इस बार हम लड़ाई पूरी लड़ रहे हैं मजबूती से, राहुल गांधी ने अगर मदद नहीं कर दी तो केजरीवाल की सरकार खतरे में। नहीं, सरकार खतरे में। और जो आप बात कर रहे थे ना सड़क की बात, मैं आपको बताऊं, अपना कल का ही एक्सपीरियंस बता दूं। मैं आपको लौट के आ रहा था और ये जो मयूर विहार के पास डिवाइडर जो बने हुए हैं ना, वो इतने छोटे से, उसमें एक पेंट तक नहीं कर पाए पीला काला, और गाड़ी उस पर चढ़ गई। पहले एक गाड़ी चढ़ी फिर दूसरी चढ़ी, फॉग जरा सा पड़ गया। अच्छा, फॉग लाइट भी जो लगाई जाती हैं वो भी लगवाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। और सड़कों पर तो मैं आपको बता रहा हूँ कि समझ में नहीं आता है कि दिल्ली में कब इतनी जो है, मतलब हम लोग कहते थे जब कहीं जाते थे कि बड़ी खड़खड़ी वाली जो सड़क होती है ना, खजही सड़कें जिसको बोलते थे हम लोग, उस तरीके की सड़कें कभी हम लोगों ने देखी नहीं दिल्ली में। लेकिन फिर भी अगर आप कह रहे हैं ना कि जो कह रहे हैं कि फिर भी आएगा तो केजरीवाल ही, मेरा ये कहना है कि ये मैं हरियाणा में सुन चुका हूं कि कांग्रेस आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले लोग भी उस हवा में कह रहे थे कि कांग्रेस आ रही है, हम तो वोट देंगे मोदी को, हाँ, लेकिन आएगी कांग्रेस ही। तो मुझे नहीं लगता है हर्षवर्धन, क्योंकि फिर मैं बार बार कहता हूं कि हर एक किस्से का एक इत्तिमाम होता है, लाख लिख दो फतेह जर्रे पर शिकस्त का भी एक मुकाम होता है। और मुझे लगता है कि ये दीवार में लिखी हुई लिखा हुआ, और कम से कम सूची जैसी आई उससे लग रहा है कि बढ़िया ट्रायंगुलर फाइट दिल्ली में होने जा रही है, अच्छा मुकाबला होगा। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा महाराष्ट्र की तरफ। और वहां तो मुकाबले होता रहता है। हाँ, अच्छा, महाराष्ट्र भी वाकई महाराष्ट्र ही है। सरकार बन गई, 2/3 मेजोरिटी आ गई, रिकॉर्ड बहुमत आ गया, फिर भी मारामारी चल रही है। और मारामारी चली, सोचिए कि पहले चुनाव नहीं हुए तब खबरों में, चुनाव हो रहे हैं तो खबरों में, अब चुनाव के बाद सरकार बन गई तो भी खबरों में। तो महाराष्ट्र तो है, लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए क्या है कि ये वो कौन लोग हैं। शरद पवार, उद्धव ठाकरे क्या क्या कह रहे थे देवा भाव के लिए, देवेंद्र फडणवीस के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए। इन्हीं अमित शाह को जो है मातोश्री में आने के लिए मजबूर किया जा रहा था। आज की तारीख में उसी सामना में जो संपादकीय है, इसको हर्षवर्धन थोड़ा डिकोड करिएगा आप। जब उसमें वो लिख रहे हैं, उद्धव ठाकरे की वाणी मानिए, क्योंकि आज की तारीख में जो सामना में लिखा जा रहा है वो जरूर देवेंद्र फडणवीस की तारीफ तो बिना उद्धव ठाकरे से पूछे कोई नहीं लिख सकता है। और उसमें लिखा जा रहा है कि गढ़चिरौली में जो काम, जो फैसले लिए हैं देवेंद्र फडणवीस ने, ये काम पुरानी एकनाथ शिंदे सरकार भी कर सकती थी। तो एक तरीके से तो उन्होंने जो उनके कॉम्पिटिटर असली हैं एकनाथ शिंदे, उन पर प्रहार किया और देवेंद्र फडणवीस को उचका दिया। मतलब बीएमसी अगर गई तो जो बीएमसी से जो पूरा खर्चा पानी चलता है शिवसेना का, 55,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट है, तमाम विधानसभाओं से ज़्यादा का बजट है उसका, तो वहाँ पर कुल मिला के वो एक संभावना देख रहे हैं। और आपको लगता है कि मतलब देवेंद्र फडणवीस को भी शिंदे हो गया, मतलब जो उनकी उपयोगिता थी हो गई, उनको पूरा सम्मान दिया जा रहा है, पर अब ठाकरे वाली शिवसेना को भी साथ लेने में कोई गुरेज तो है नहीं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि साथ लेने जैसा होगा, लेकिन ये जो उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है उसके लिए अपने अस्तित्व का प्रश्न है। बीएमसी के चुनाव से पहले वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो वही वाली शिवसेना है, वो हिंदुत्व वाली शिवसेना है, क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत से आरोप लग गए। और जिस तरह से उद्धव बाला साहब ठाकरे की जुबान थी, जिस तरह से वो बोलते थे, जिस तरह से वो मतलब कहते थे कि भाजपा हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही, उसमें वो एंटी हिंदुत्व के पाले में खड़े दिख रहे थे। कई बार तो मुस्लिम लीग की भाषा बोलते दिखाई पड़े। और जो विधानसभा का चुनाव का परिणाम आया है उसने उनको डरा दिया है। अब बेटे के भविष्य का भी सवाल है। आदित्य ठाकरे भले विधायक बन गए हैं, लेकिन मुश्किल है। शायद यही वजह रही कि हंसते मुस्कुराते गए और मिलकर भी आए, देवेंद्र फडणवीस से पिता पुत्र दोनों मिले। अच्छी बात है, ये राजनीति में होना ही चाहिए। लेकिन ओवरऑल अगर कहें
तो अगर सामना में इस तरह की चीजें छप रही हैं, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना तो जरूर है कि इस सब का मतलब ये हुआ कि सेना अपनी थोड़ी सी गाड़ी जो है वो थोड़ा मोड़ने का प्रयास कर रही है। समय लगेगा, क्योंकि गाड़ी जब थोड़ा सीधे रास्ते पर उल्टी दिशा में चली जाती है तो मोड़ने के लिए तुरंत मोड़ेंगे तो गाड़ी पलट जाती है। तो अब थोड़ा सा मतलब गाड़ी एक तरह से उतर गई सड़क से, तो उसको सड़क पे लाके तब मोड़ने की तैयारी हो रही होगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा हर्षवर्धन अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत? नहीं, लगभग वही स्थिति है। और चूंकि बीएमसी में 95 सीटें अगर शिवसेना की थी तो 93 सीटें, तो 85 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी, तो भाजपा कोई ऐसा नहीं कि बहुत कमजोर थी। तो अब जो नया समीकरण बनेगा उसमें भारतीय जनता पार्टी कमजोर नहीं होगी। और जो एकनाथ शिंदे हैं उन्होंने डिलीवर किया है, उन्होंने लगातार इस तरह से अपने आप को दिखाया है कि महाराष्ट्र में फिलहाल कोई मुश्किल नहीं। हाँ, जो मिनिस्टर हैं, जो उनका पोर्टफोलियो है, जो उनका काम करने का तरीका है, उसको लेके जरूर मुश्किलें दिखती हैं, लेकिन ओवरऑल कहें तो देवा भाऊ का जलवा चल रहा है। हाँ, नहीं देखिए, देवा भाव ने जो बस अपनी पार्टी में भी सब ठीक कर लिया, बाहर वाले भी ठीक हो रहे हैं। अब पार्टी में तो सब बहुत ही ठीक कर लिया उन्होंने। हाँ। और लेकिन मुझे लगता है कि जो एकनाथ शिंदे ने जो बसें खरीदने का जो आदेश दिया था उसको वापस लेना, उसके बाद उद्धव ठाकरे का इस तरीके से उनके समर्थन में आना और शरद पवार की भी भाषा बदल जाना, तो निश्चित तौर पर नतीजे बहुत कुछ बोलते हैं। पर एक बात तो है हर्षवर्धन, मुंबई में एकनाथ शिंदे डिलीवर नहीं कर सकते बीएमसी के चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़्यादा जरूरी, वैसे तो मुझे लगता है कि आज की तारीख में जो स्थितियां बन गई हैं विधानसभा चुनाव के बाद में, उसमें उद्धव ठाकरे के लिए ज़्यादा दिक्कत है। पर अगर बीएमसी पे पूरी तरीके से कब्जा चाहिए तो वहां पर ज़्यादा प्रभावी अभी भी ठाकरे फैमिली है, नहीं, अब शिंदे नहीं है वहां ये पर। ये एक जिसको कहते हैं ना, कई बार एक लिगेसी दिखती है, लेकिन उस लिगेसी को एकनाथ शिंदे ने तोड़ा है। और जब आप इस तरह से सत्ता में आ जाते हैं, इतने विधायक हो जाते हैं, मंत्री हो जाते हैं, फिर से आप सत्ता में हैं, तो फिर जो वर्कर है वो भी आपकी तरफ अलाइन होना शुरू हो जाता है। तो ये भी मुझे लगता है कि देखना, और अभी मुझे नहीं लगता है कि इस जो ये वाली जो त्रिकोण है इसमें कहीं कोई कोण बदलने वाला है, इसकी कोई गुंजाइश मुझे नहीं दिखती है। नहीं, पर एक पुत्र की तो बात कर दिया आपने, लेकिन जो पुत्री हैं वो भी सीनियर सिटीजन हो जाएंगी कुछ दिन में। नहीं, अगर वो मर्ज कर सुप्रिया लेने सुले। पार्टी तो कोई दिक्कत नहीं, तो सुप्रिया सुले। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, केंद्र में मंत्री अगर बनने की इच्छा हो तो बन सकते हैं। भाई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तो उन्हीं की बनाई हुई, उसमें आ जाना है, बस इतना ही तो करना है। मुझे एक बात याद आ रही है हर्षवर्धन, जब शरद पवार को बड़ा सम्मान दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मैं सच बताऊं, शरद पवार से ज्यादा ओवररेटेड नेता मुझे आज तक कोई भारतीय राजनीति में लगा नहीं। जिस तरीके से चाणक्य, पता नहीं क्या क्या उनको चीजें कही जाती नहीं, दिग्गज नेता हैं ये मैं मान सकता हूं, लेकिन उन्होंने कभी भी षड्यंत्र और जो है अनैतिक समझौतों के अलावा कोई राजनीति की नहीं। और सबसे बड़ा उन्होंने काम किया कि वो जब मिलकर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, तो बाहर आके मीडिया को ये बता दिया कि वो तो सुप्रिया सुले को बनाना चाहते हैं और सरकार में, और लेकिन हमने मना कर दिया। तो ये मुझे ठीक वैसा ही लगा हर्षवर्धन, कि जैसे किसी लड़के ने किसी लड़की को प्रपोज किया और उसने मना कर दिया, तो उसका मोबाइल नंबर जो है वो आप टॉयलेट में लिख कर चले आए और कह दिया कि देखो ये तो मुझको प्रपोज कर रही थी। तो शरद पवार की जो ये पॉलिटिक्स थी, इतने वरिष्ठ नेता थे, व्यक्तिगत बातचीत थी, ये उनको नहीं करना चाहिए था मुझे लगता। और अब देखिए, अब अपनी पुत्री के लिए उन्होंने अपने भतीजे अजीत पवार का भी कैरियर दांव पर लगा दिया। आपको पता ही, हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि शरद पवार के कहने पे ही अजीत पवार पहले देवेंद्र फडणवीस के पास गए और उसके बाद उनको पूरी तरीके से डिस्क्रेडिट करके उन्होंने सुप्रिया सुले का कद बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई बार जो गड्ढा आप खोदते हैं उसमें खुद भी गिरे दिखाई पड़ते हैं, और जनता ये चीज समझती है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, जनता जनार्दन क्यों कही जाती है, ये महाराष्ट्र के नतीजे इसका एक बहुत बड़ा सबूत है, उदाहरण है। और मुझे लगता है कि दिल्ली में भी जनता इस बार वाकई बताएगी जनार्दन हम ही हैं, कोई और नहीं होगा, ये मुझे लगता है। इसमें कोई संदेह नहीं। मुझे लगता है थोड़ा बिहार की तरफ शिफ्ट करें क्या? बिल्कुल, बिहार सबसे रोचक हो चला है। और देखिए, बिहार में जो हालांकि अब लगता नहीं है कि नीतीश जी अब कहाँ जाएंगे, लेकिन वही है ना कि जिसको आदत लग जाए दूसरे घर झांकने की, तो वो तो कभी भी जा सकता है। और उनको तो इस घर उस घर जाने की आदत बहुत है, लौट के आते हैं, हर बार कहते हैं कि हम नहीं करेंगे। लेकिन अब जिस तरह से लालू यादव कुछ कह रहे हैं और तेजस्वी कुछ कह रहे हैं, वो ये भी दिखा रहा है लालू अपनी पुरानी वाली राजनीति कुछ शगुफा छोड़ दो, कुछ माहौल बना रहे, वातावरण बना रहे, और तेजस्वी की दूसरी राजनीति है, शायद वो उस पर चल रहे हैं। मुझे लगता है उसको बिहार बहुत साफ साफ दिखा रहा है। लालू प्रसाद यादव को ये पता है कि अगर सरकार में आना है तो नीतीश कुमार की जरूरत है। तेजस्वी लगातार, उनको लगता है कि मैं झटका खा चुका हूं, कहां तो मैं मुख्यमंत्री बनने ही वाला था और चाचा ने एकदम से जो है कुर्सी खींच ली, अब बेचारे गिर पड़े तो उसके बाद वो उस चीज को नहीं समझ पा रहे। लेकिन देखिए,
लालू प्रसाद यादव अखाड़े के बड़े पहलवान हैं राजनीतिक तौर पर। तेजस्वी यादव को उतनी राजनीतिक समझ नहीं, पर नीतीश जो है आज की तारीख में हर्षवर्धन, जब उनके लिए एक लिगेसी बनाने का मौका है और जब वो आरजेडी के साथ में जाते हैं तो वहां पर वो कितना भी मुख्यमंत्री रह लें, लालू प्रसाद यादव की फैमिली के छाया में रहते हैं, उसका वो पूरी तरीके से वहां पर रूल करते हैं, उससे वो चिढ़कर आ जाते हैं। वहीं भाजपा के साथ जब वो होते हैं तो उनको सम्मान इतना मिलता है कि एक बार उप मुख्यमंत्री कुछ कह देता है, विजय सिन्हा कह देते हैं, तो उसके बाद उनको तुरंत कहना पड़ता है कि नहीं, नीतीश कुमार ही हमारे नेता है और वही मुख्यमंत्री रहेंगे। तो लेकिन देखिए, नीतीश कुमार को भले ही कहें, लेकिन मेरा ये मानना है कि इसमें अमित शाह ने जो भी हाल में एक टीवी चैनल को दिया, अमित शाह ने अभी तक नहीं कहा है कि नीतीश मुख्यमंत्री होंगे। 2020 के चुनाव के पहले उन्होंने कहा था, इसलिए जब चुनाव में तीसरे नंबर की पार्टी हो गई नीतीश की, तब भी उनको मुख्यमंत्री बनाया। मुझे नहीं लगता कि 2025 के चुनाव के परिणामों के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो उसमें नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश जी की भूमिका मुझे लगता है कि अब बदल चुकी है और उस बदली भूमिका को वो भी समझ रहे हैं। और उनका मतलब, मैं तो ये मानता हूं कि भाई वो स्वास्थ्य उनका जैसा है, आयु जैसी हो, उसमें अब वो इस अवस्था में नहीं। और देखिए, लालू जी को भी लाख आप कहें कि अखाड़े के पुराने पहलवान हैं, लेकिन जितने दांवपेच थे सब बड़े पुराने हो गए। पहले वाले पहलवान सोचते थे, लेकिन अब क्या है ना कि अब नए अखाड़े आ गए हैं, नए दांव हो गए हैं और माटी पे कुश्ती नहीं होती है, हाँ नहीं, अब मैट पे कुश्ती होती है। हाँ नहीं, वो तो उसके तरीके बदल गए हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसमें जैसे हम लोग कहा करते थे ना कि एक पहलवान ने कहा कि हम जो है, मेरे 40 साल पहले जितनी मुझ में ताकत थी आज भी है। तो बोले कैसे? बोले वो पत्थर में तब भी नहीं उठा पाता था और आज भी नहीं उठा पाता। तो उस तरीके की जो पहलवानी वाली जो अगर गलत फहमी लोगों को है तो अलग बात है। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार, बस एक बात है हर्षवर्धन, नीतीश कुमार 15% वोटों के साथ में पूरा अपने साथ वो कैरी कर कर लेके जाते हैं। तो नीतीश कुमार को नाराज करके तो बीजेपी भी अभी सत्ता में आने की स्थिति में दिखती है। बीजेपी उनको साथ लेकर चलेगी, लेकिन बीजेपी यही चाहेगी कि वो 100+ की तरफ जाएं और तब फिर नीतीश कुमार जितने पे होंगे वो बातचीत होगी। तब शायद नीतीश कुमार खुद भी, जिसको कहते हैं कि वैसे तो नेताओं में कोई शर्म लिहाज नहीं होती है, लेकिन फिर भी तब शायद इतनी तो शर्म होगी कि 100 पर बैठा हुआ जो बैठी हुई पार्टी है उसी का मुख्यमंत्री होगा। और हमने महाराष्ट्र में भी ये देखा है। बस ये है कि हाँ, महाराष्ट्र की तरह बिहार में कोई देवेंद्र फडणवीस नहीं है, ये एक कमी है भारतीय जनता पार्टी के पास। लेकिन फिर वही बात है, कैडर वाली पार्टी में ये सब बहुत मायने नहीं रखता है। हाँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अभी नीतीश को मुख्यमंत्री घोषित किए बिना बीजेपी चुनाव में जाएगी, इतनी ताकत मुझे अभी नहीं दिखाई पड़ रही है। अमित शाह ने शायद पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होगी, सब होगा, क्योंकि पहले बहुत सारी चीजें कही जाती थी और जब अमित शाह ने कहा था तब मतलब वो पूरी तरीके से अध्यक्ष मेरे ख्याल से थे उस समय पार्टी के। वो आज की तारीख में वो गृह मंत्री हैं। तो ये मुझे लगता है ये मूल अंतर भी थोड़ा सा है। चीज और समझिए ना कि उसमें प्रशांत किशोर जैसे प्लेयर हैं जो बीपीएससी को लेकर सब कुछ कर रहे हैं, और प्रशांत किशोर की जो राजनीति है वो नीतीश कुमार से ही सीखे हैं, नीतीश कुमार वाली ही राजनीति करना चाहते हैं। ठीक है, अभी वो कोई बड़े प्लेयर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो मेहनत करते दिख रहे हैं, काम करते दिख रहे हैं। और अगर वो ऐसा आदमी जो इलेक्शन मैनेजमेंट करके करोड़ों रुपया कमाता था, वो जाके पदयात्रा कर रहा है, गांव गांव घूम रहा है, शहर शहर घूम रहा है, तो हम ये मान सकते हैं कि एक सीरियस प्लेयर के तौर पर वो आना चाहते हैं। तो राजनीति बिहार की 2025 में पहले जैसी नहीं रहेगी, बहुत कुछ बदला हुआ दिखेगा। खैर, बदलाव प्रकृति का अगर शाश्वत नियम है तो मुझे लगता है राजनीति में बदलाव होने भी चाहिए और नीतीश या लालू के आगे अब नई पीढ़ी आनी भी चाहिए। इसमें भी कोई दो राय नहीं। मैं तेजस्वी से सहमत हूं कि कहीं बीज बार बार खेत में डालिएगा तो फिर बीज खराब होने लगता है, उसकी जो फसल होगी वो कमजोर होने लगती है। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो राजनीति में बीज एक परिवार के भी पड़ते रहे, वो भी बहुत अच्छा, वो भी अच्छा है, क्योंकि एक नहीं तो वो भी तो देखिए ना, कांग्रेस का हाल देख के समझिए ना कि बीज एक ही पड़ रहा था तो क्या हाल हो गया। अच्छा, वो सुना कि जो मतलब जो जिस बीज से ज्यादा उम्मीदें हैं वो फिर विदेश चले गए थे नए साल में। क्या हुआ? मतलब देश राष्ट्रीय शोक में था, मनमोहन सिंह के अपमान का आरोप लगा रहे थे और खुद घूमने चले गए। मनमोहन सिंह जी के नहीं, तो वो तो ठीक है, राहुल जी की खबर आई कि विदेश चले गए, तो प्रियंका जी थी क्या, आपको दिखी थी क्या? दिखी तो नहीं थी, लेकिन कम से कम इतना पॉलिटिकल विजडम तो उनको था कि अमित शाह की नहीं तो कह दिया कि अमित शाह की तारीफ की उन्होंने वायनाड पे। ठीक है, वो तो एक अपना एक तरीका है, और उसको ये भी आप देख सकते हैं कि भाई बहन में सीधे सीधे लड़ाई भले न हो, लेकिन अपनी अपनी गोटी आगे रखने की कोशिश तो होगी। और मुझे लगता है राहुल गांधी नेता नहीं है, ये देश को स्वीकार करना चाहिए, कांग्रेस को स्वीकार करना चाहिए, नेताओं को, और सोनिया जी को भी स्वीकार करना चाहिए। कब तक आप उसको, वो उस लायक है नहीं, कभी किसी भूमिका में, कभी कहीं कुछ बच्चों के साथ बिठा दो, कभी मोची के साथ बिठा दो, कभी कारपेंटर के साथ बिठा दो, बढ़ई के साथ, कभी ट्रक ड्राइवर के साथ बिठा दो, कभी मतलब खेत में ले जाके 4 कैमरे को शूट करो। इससे नहीं होता है सोनिया जी, आपके पुत्र में राजनीतिक क्षमता नहीं है, ये स्वीकारिए
और मैं तो कहता हूं कि ठीक है, अब वैसे तो कई चीजें कही जाएंगी कि प्रियंका ने ही क्या कर लिया, लेकिन प्रियंका अब संसदीय राजनीति में आई तो उनको अवसर दीजिए। मैं मानता हूं कि बहुत खराब किया, जो पूरा विमर्श करने की कोशिश कर रहे थे कि मनमोहन सिंह का ये अपमान वो अपमान, अब समझ में आता है मनमोहन सिंह का अपमान राजीव गांधी से लेकर राहुल गांधी तक गांधी परिवार ही कर रहा है। हाँ, क्योंकि राजीव गांधी ने किसको जोकरों का समूह कहा था ये सब जानते हैं, और उसके बाद किसका कैबिनेट नोट फाड़ा गया था ये सब जानते हैं, और इसके बाद किस तरीके से लगातार नेशनल एडवाइजरी कमेटी से बहुत कुछ होता था। अब इस पे मैं नहीं जाता रिटॉरिक्स पे, लेकिन राहुल गांधी की राजनीति हर बार चुनाव जब होता है, हर 2 साल में 3 साल में उनके लिए रिलॉन्चिंग होती है। लेकिन सवाल ये है कि पीएसएलवी भी जो है ना, वो 2 बार से ज़्यादा 3 बार से ज़्यादा असफल अगर हो जाता है तो पूरी टीम बदल दी जाती है। और यहाँ पर एक लीडर को आप कितनी बार लॉन्च करेंगे भाई? मतलब ऐसा नहीं होता ना कि एक ही खोखे में बार बार जो है आप बारूद भरते रहें और उसको बार बार करते रहें, तो खोखा भी पूरी तरीके से गल जाता है। और बाकी राहुल गांधी, मतलब अगर वो पहलवानी को उन्होंने सच में वो मैट वाली ताइक्वांडो वाली पहलवानी मान लिया, जुडो वाली मान लिया, तो अलग बात है, धक्का अक्का पॉलिटिक्स अलग उन्होंने कर दी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं पर कुछ भी जब लगता है कि कांग्रेस के पक्ष में कुछ होने वाला है, राहुल गांधी कुछ ऐसा जरूर कर जाते हैं कि जिसके बाद सब किए पर मटिया मेट हो जाता है। गले मिलने के बाद आंख मार देना, संविधान पर नैरेटिव बनाने के बाद धक्का दे देना, और मनमोहन सिंह जी के अपमान के बाद, आरोप लगाने के बाद खुद छुट्टियां मनाने राष्ट्रीय शोक में चले जाना, और आपकी पार्टी के नेता को लेकर, बाकी मैं पीवी नरसिंह राव और तमाम चीज़ों पर आप इस बार बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बात मैं हर्षवर्धन की सहमत हूं। पहले मैं आंशिक रूप से सहमत था, लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से राहुल गांधी एक्सपोज होते जा रहे हैं, मुझे लगता है कि सोनिया गांधी को और कांग्रेस को थोड़ा सा दूसरे विकल्पों पर भी सोचना चाहिए। हालांकि यहाँ पर भी परिवार में ही विकल्प की बात की जा रही है, तो एक ही जो लेकिन कुछ भी हो, राहुल नेता नहीं है, वरना इतना गैर जिम्मेदार निर्णय लेना कि इस समय वो चले जाएं विदेश दौरे पर, वो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं। लेकिन मैं अब जिस खबर पर आ रहा हूँ हर्षवर्धन, खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ का नाम सुनते हम लोग नक्सल ऑपरेशंस और नक्सलियों के हमले की बात सोचते हैं, लेकिन वहाँ पर जो खबर आई है वो बड़ी भयावह है। और एक जो बात कही जाती थी कि मतलब सरकार किसी की भी हो, सिस्टम हमारा होगा, क्या अभी भी वहाँ चल रहा है? एक पत्रकार की जो मौत है, हत्या है, और इतनी जघन्य हत्या, कैसे इसको देखते हैं? इसको थोड़ा सा मुझे लगता है कि बात करना जरूरी है इस पर। देखिए, सबसे पहले तो मुकेश चंद्राकर को, जो बीजापुर के पत्रकार थे, उनको विनम्र श्रद्धांजलि। लेकिन ये सवाल बड़ा है कि क्या सुरेश चंद्राकर जैसे जो ठेकेदार नेता हैं, वो ठेकेदारी करता था और उसकी एक सड़क बन रही थी, जिस सड़क पर उसने स्टोरी की मुकेश ने। मुकेश, अगर आपको चेहरा नहीं याद आ रहा है, तो ये वही पत्रकार है जिसने सीआरपीएफ के जवान को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर, जब वो बंधक बनाए गए थे तो उनको अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर वो छुड़ा कर लाया था। मुकेश की वैसे भी कई स्टोरी, बड़ी कहानियां बड़ी चर्चित हैं। मुकेश और युकेश दोनों भाई पत्रकार हैं। युकेश का भी उसके बाद का ऑडियो वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, जो मुकेश की गुमशुदगी की बात किया। लेकिन सोचिए, सुरेश चंद्राकर उनके घर के पास ही रहता था। जब वो लोग न्यू ईयर पार्टी कर रहे थे, उसके बीच में फोन आता है और उसको बुलाया जाता है, और सुरेश चंद्राकर अपने घर के पीछे जो बैडमिंटन कोर्ट था, वहां एक सेप्टिक टैंक था, उस सेप्टिक टैंक में कुल्हाड़ी से मार कर उसको अंदर डालते हैं और उसके ऊपर वो सीमेंटेड करा देते हैं, यानी लाश कभी मिले नहीं। अच्छी बात ये रही कि छत्तीसगढ़ पुलिस तुरंत एक्शन में आई, तुरंत वो खोजबीन शुरू हुई। पत्रकार का मसला था, ये भी एक वजह रही होगी, लेकिन उसके बावजूद खोजबीन की। जब उस जगह पर गए तो वहां पता चला कि यहाँ तो ये सब जगह खोजा नहीं मिले, कहीं मोबाइल के नया दिख रहा है, मोबाइल के लोकेशन वही थी। तो सेप्टिक टैंक वो नया था, तो कहा गया कि तो 1 हफ्ते पहले बना हुआ है। तो किसी ने आसपास में, जब पुलिस ने और पूछताछ की, तो पता चला कि ये तो सिर्फ 2 दिन पहले ये इसका ढक्कन बना है। तो जब उसको तोड़ा गया ढक्कन को, तो उसके अंदर, पानी के अंदर, मुकेश चंद्राकर की लाश तैरती हुई मिली। और वो सुरेश चंद्राकर, वो 1 तारीख को ही, यानी 1 जनवरी 2025 को, वहां के दैनिक भास्कर अखबार में बाकायदा फुल पेज 1 पन्ने का विज्ञापन देता है। सोने की बड़ी वो माला वाला पहने रहता है। हेलीकॉप्टर से वो अपनी शादी में गया था, मतलब बारात लेके लोग जाते हैं ना, दूल्हे की गाड़ी होती है, अलग अलग कार और बग्गी घोड़ा, वो हेलीकॉप्टर से गया था। और उसके बारे में ये चर्चित है कि पिछली कांग्रेस की सरकार के दौरान उसने मतलब जमकर कमाई की। और मैं तो ये कहूंगा कि विष्णुदेव साय को, हालांकि विष्णुदेव साय ने पहले ही कहा और 3 लोगों की गिरफ्तारियां हुई, और भी लोगों की गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन जो
उदाहरण प्रस्तुत होना चाहिए, ऐसे मामलों में उदाहरण प्रस्तुत होना चाहिए। ये फिर वो जाएगा, छूट के आएगा, जमानत पर आएगा, कुछ तो उदाहरण विष्णुदेव साय और विजय शर्मा को प्रस्तुत करना चाहिए। ऐसे अपराधियों को डर लगना चाहिए कि इस तरह से बुलाकर एक पत्रकार को एक स्टोरी पर उसकी हत्या कर देना, और उसके बावजूद उसका दुस्साहस देखिए कि वो अखबारों में विज्ञापन छपवाता है एक समाज सेवी और उद्यमी के तौर पर। ये और ज्यादा चिंता की बात है। और ये जो सुरेश चंद्राकर हैं, पूर्व जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ इनकी तमाम तस्वीरें वायरल हैं। दीपक उनके बैज के करीबी- साथ हैं जो दीपक प्रदेश बैज। अध्यक्ष हैं, जी। भूपेश बघेल के साथ हैं। भूपेश बघेल का जब कार्यक्रम लगा था तो बाकायदा इन्होंने वहां पर पोस्टर छपवाए थे। ये जो कांग्रेस के अनुसूचित मोर्चे है उसके उपाध्यक्ष हैं, और उसके अलावा ये महाराष्ट्र के चुनाव में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से कुछ जिलों में इनकी ड्यूटी लगाई गई थी। क्योंकि साधन संपन्न है, धन बहुत है, तो ये पार्टी को भी ओबलाइज करते रहते हैं, ये भी बात कही जाती है। मतलब आप सोचिए ना कि मतलब अब ये एक पार्टी की क्या बात की जाए, लेकिन फिर सुशील शर्मा भी याद आते हैं कि कहीं कोई तंदूर कांड करता है, कोई अपनी पत्नी को जलाकर तंदूर में धीरे धीरे काट के जलाता है, कोई जो है पत्रकार को खबर लिखने पर सेप्टिक टैंक में जलाकर नया अनारकली बनाने की कोशिश करता है, दफना देता है पूरा। और उसके बाद आप देखिए कितना कोल्ड ब्लडेड मर्डर है ये। उसके बाद जो विज्ञापन देने की बात हर्षवर्धन कह रहे हैं, और अपने आप को सामाजिक जो है मतलब कार्यकर्ता बताकर या राजनीतिक व्यक्ति बताकर पूरी तरीके से उसका जीवन चलने की कोशिश होती है। ये तो मैं छत्तीसगढ़ पुलिस को निश्चित तौर पर साधुवाद देना पड़ेगा, ये कम से कम, वरना पता ही नहीं चलता उसके अंदर अगर। और जरूरी है कि इसमें कुछ ऐसा मतलब उदाहरण प्रस्तुत होना चाहिए, इस तरह से कोई दोबारा ऐसा करने का साहस न करे। और मुकेश जैसे पत्रकार या देश के दूसरे हिस्सों में, दिल्ली में और देश की राजधानियों में तो जो पत्रकार हैं फिर भी उनको नेता लोग जानते हैं, उनके ऊपर हाथ डालने से लोग डरते हैं। लेकिन जो दूर दराज के इलाकों में हो, उनके जीवन पर ऐसे हमेशा संकट होता है, कोई भी सरकार रही हो, किसी भी कालखंड में हो। लेकिन जब ऐसे किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ कोई ठेकेदार, कोई नेता, कोई गुंडा वो इस तरह की हत्या करता है, तो फिर बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। मुझे लगता है कि अब इसके बाद इस चर्चा को हम यहीं पर अभी फिलहाल समाप्त करते हैं, और एक बार फिर से श्रद्धांजलि उस पत्रकार को भी देते हैं। और मुझे लगता है कि मतलब नए साल के बाद ये जिस तरीके की खबर आई है, ये चौथे स्तंभ के लिए ठीक खबर नहीं है। क्योंकि आप अगर अभी भी खबर लिख के सुरक्षित नहीं महसूस करें तो आप समझ सकते हैं कि कितने लोगों के हौसले बढ़े हुए हैं। खैर, फिलहाल हम दोनों लोग को दीजिए आप आज्ञा। नमस्कार।